मैरिज नाम का शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पे कैसे लंबी सी मुस्कान आ जाती है। हमें याद आता है वो जोश, वो जज्बा, वो ज़ील, वो रोमांस जो हमारे अंदर जगता है जब हम शादी, अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में बात करने लगते हैं, अपने पार्टनर को इमेजिन करते हैं, वो अच्छे अच्छे कपड़े, वो लोगों का हमें ब्लेसिंग्स देना, सब वो शादी से जुड़ा हुआ होता है। हमें सुख की अनुभूति होती है जब हम मैरिज के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब ये मैरिज काम नहीं करती है, जब हम एक ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं जब हम इस मैरिज को और धक्का और पुश नहीं कर सकते, ऐसे में ज़रूरत पड़ती है मैरिज काउंसलिंग की। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूं। मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूं कि मैरिज काउंसलिंग क्या है, मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए। बहुत लोगों को ये डाउट्स होते हैं कि मैं अपना पर्सनल इशू, अपना मैरिटल इशू किसी प्रोफेशनल को या बाहर किसी को क्यों शेयर करूं। तो आज वही सारे डाउट्स को लेकर मैं आपसे जुड़ गई हूं और आज मैं आपसे बात करूंगी कि मैरिज काउंसलिंग क्या काम करती है, मैरिज काउंसलर कौन होता है और क्या ये मुझे मेरी शादी को एक नया पुश, एक नया स्टार्ट दे सकता है। इससे पहले कि मैं आपके डाउट्स को लूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि मैरिज काउंसलिंग क्या होती है और वो कैसे काम करती है। देखिए, जब हम मैरिज शब्द की परिभाषा बोलते हैं तो हम कहते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लीगल बाउंड्री में बंधे हुए हों। जब दो पर्सन्स एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं तो वो एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और वही रिलेशनशिप उसे एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। तो मैरिज काउंसलिंग काम करती है दो लोगों के लिए जो एक कपल हो सकता है। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, जब दो लोग एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं तो उनके व्यूज़, उनके ओपिनियंस, उनके काम करने का तरीका, उनका प्रोफेशनल, उनकी फैमिली, उनकी टीचिंग्स डिफरेंट होती है और वहीं कहीं ना कहीं रिफ्ट आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंसेस आते हैं। क्या कॉमन कारण हो सकते हैं? पहला कॉमन कारण होता है कॉमन विजन, कॉमन गोल नहीं है। जब दोनों ही डिफरेंट चलते हैं और वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते तो वही एक रीज़न है कि वहाँ शादी टूटने लगती है, हिलने लगती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी शादी को छोड़ना चाहते हैं। हमें लगता है कि अब हम वो ट्रस्ट फील नहीं करते हैं। हमें बहुत बार ऐसे इश्यूज आते हैं कि हम दोबारा से उस शादी को खड़ा नहीं करना चाहते क्योंकि कोई ना कोई बेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का रहा था। तीसरा कारण हो सकता है गुस्सा, एजिटेशन, या हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी का मिल ना पाना। ये भी एक ऐसा कॉमन रीज़न है कि शादी टूटने के पॉइंट तक पहुंच जाती है। पेरेंट्स के साथ ब्लेंडिंग ना हो पाना, क्योंकि शादी में दो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं। कभी कभार मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की बॉन्डिंग नहीं बैठती है। पेरेंट्स, फैमिलीज एक दूसरे को जज नहीं कर पाती हैं। कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि आप दूसरे कास्ट से हैं, वो दूसरे कास्ट से हैं, तो बहुत बार शादी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होती है कि अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाए। एक और कॉमन इशू है जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी। बहुत बार हम सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते और वो पॉइंट्स हम किसी से शेयर नहीं करते, तब हमें लगता है कि यार ये आगे काम नहीं कर रहा है। प्रोफेशनली ज़्यादा इन्वॉल्व होना, बच्चों की रेयरिंग को लेके बहुत इशू रहता है कि आपका ये रोल होना चाहिए, मेरा ये रोल होना चाहिए। मदर और फादर बहुत ज़्यादा लड़ते हैं बच्चे की रेयरिंग को लेकर, ये भी एक कारण है। एक कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है। बहुत बार जब बच्चा नहीं होता है, क्योंकि जो शादी का बेस है वो है गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, अपने वंश को आगे चलाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी शादी को तोड़ने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। कम्युनिकेशन, शादी का मतलब ये नहीं है कि बस आप रह रहे हो, वो ऑटो पायलट मोड पे नहीं चल सकती। शादी का बहुत बड़ा बेस है कम्युनिकेशन। हर रिश्ते का एक बहुत बड़ा बेस है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन गैप है तो वो भी आपकी शादी को कहीं बहुत दूर दराज पीछे छोड़ रहा है। अब जब हम ये बात करते हैं क्या मैरिज काउंसलिंग काम करती है, बिल्कुल। मैरिज काउंसलिंग तब नहीं दी जाती कि आपकी शादी बस डाइवोर्स तक पहुंच गई है और अब आपको हेल्प की ज़रूरत है। मैरिज काउंसलिंग तब काम करती है जब आपको महसूस होने लगे कि मेरे रिश्ते में खटास शुरू हो गई है और मैं इसको कैसे मिठास की तरफ ले जा सकता हूँ। मैरिज काउंसलिंग हम तब भी करा सकते हैं जब हमें लगता है कि यार मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे अपनी शादी में और ऐसा क्या करना है कि मैं अपने पार्टनर को अपने क्लोज महसूस करने लगूँ। वो तब काम करती है जब आपको लगता है कि हम दोनों इस शादी को नहीं
नहीं छोड़ना चाहते, हम इसे बचाना चाहते हैं, हम इस पर काम करना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम दोनों एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे आ जाएं, एक सामंजस्य हम दोनों बिठा लें। ऐसे में ज़रूरी है मैरिज काउंसलिंग करवाना। अब जो लोग ये बोलते हैं कि मैम मैं मैरिज काउंसलिंग कराना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा पार्टनर नहीं आएगा, शायद वो नहीं समझेगा कि हमें बाहर किसी को बताना है। ये बहुत बार फीमेल्स अपने मेल पार्टनर के लिए भी महसूस करती हैं, या मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के लिए भी महसूस करता है। देखिए, बेहतर तो ये होता है कि दोनों मिलकर आएँ और हम एक कॉमन पॉइंट पे बात करें। लेकिन अगर एक पर्सन भी कहता है कि मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूं, कुछ ऐसी स्किल्स लर्न करूं ताकि मैं अपनी मैरिज को एक नया बेस दे पाऊं, तब भी ये काम करती है। बहुत बार मैरिज काउंसलिंग करते करते हम फैमिली काउंसलिंग के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं कि हमें फैमिली को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, तो ये भी एक तरीका है मैरिज काउंसलिंग को बेस देने का। और वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं मैरिज काउंसलिंग के लिए प्रोफेशनल की क्या ज़रूरत है, ये पहले भी होता था जब एक तरफ एक फैमिली बैठती थी, दूसरी बैठती थी, लड़का लड़की को बीच में रखा जाता था और कोई ऐसा थर्ड पार्टनर दोनों के पर्सपेक्टिव को सुन के इनको एक सॉल्यूशन देता था। लेकिन वो थर्ड पार्टनर को साइकोलॉजी का या किसी की पर्सनालिटी की नॉलेज नहीं होती थी। शायद वो ये बातें अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेकर या सिर्फ एक तरफ की बायसनेस को लेकर जज करता है, जैसे कोई मामा, फूफा, अंकल या अपने गाँव का कोई सरपंच। वो लोग ऐसे हैं जो दोनों पर्सपेक्टिव को सुन के शायद थर्ड पार्टी बन के सॉल्यूशंस तो देते हैं, लेकिन वो उनके लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस या व्यू पॉइंट्स पर होते हैं। तो ज़रूरी है किसी ऐसे प्रोफेशनल को बिठाना जो कि नॉन बायस तरीके से, किसी को जज ना करते, उनकी पर्सनालिटी को समझते हुए, लड़का और लड़की दोनों को समझते हुए एक सॉल्यूशन दे। क्योंकि अगर फीमेल साइड का एक जना बैठेगा तो वो अपने पार्टनर को, अपनी फीमेल को, मतलब लेडी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, और अगर मेल साइड से कोई जना बैठता है तो वो अपने सिक्के को ही खरा मानता है। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रोफेशनल की हेल्प लेना, एक थर्ड पार्टी को बिठाना है जो दोनों पार्टनर्स को सही से समझेगा, मोर ओवर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे लाके खड़ा करेगा, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देगा जो मेल फैमिली को करने हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशन देगा जो फीमेल फैमिलीज को करने हैं, ताकि वो मैरिज काम कर सके। मैरिटल काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग तब भी काम करती है जब आप डाइवोर्स ले चुके होते हैं और बाद में आपको हेल्प की ज़रूरत है। एक और ऐसी काउंसलिंग है जिसे हम प्री मैरिटल काउंसलिंग बोलते हैं। मैं फिर अपनी किसी वीडियो में बताऊंगी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग क्यों करनी चाहिए। मैरिज काउंसलिंग ना करनी पड़े या मैरिज को तोड़ना ना पड़े, उससे पहले होता है प्री मैरिटल काउंसलिंग। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और किस तरीके से काम करती है। मैरिज काउंसलिंग यूजुअली बाकी काउंसलिंग से कम समय लेती है क्योंकि वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाती। लेकिन अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपकी प्रॉब्लम रियली ज़्यादा है, तो मैरिज काउंसलिंग 3-4 महीने भी ले सकती है। मैरिज काउंसलिंग के सेशन यूजुअली हफ्ते में 1 दिन होते हैं। सबसे पहले ज़रूरी है अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ताकि आप दोनों को पता चले कि कहाँ रिफ्ट आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, और फिर धीरे धीरे कॉमन पॉइंट पे लाना। अब जब ये बात है कि मैरिज काउंसलिंग क्या काम करती है, क्या रिजल्ट आता है और किससे मैरिज काउंसलिंग लेनी चाहिए। देखिए, अगर कोई कॉमन साइकोलॉजिस्ट आपको कहता है जी मैं मैरिज काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग भी करता हूँ, तो उस पर्सन से मैरिज काउंसलिंग सीख ना कराई जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि मैरिज काउंसलिंग खुद में ही एक पूरा वर्ड है, एक पूरा सेंटेंस है, एक पूरी दुनिया है। तो वो इंसान जिसकी पकड़ होगी रिश्तों पे, वो इंसान जो कि आपकी एज से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, वो इंसान जिसका मैरिज काउंसलिंग में हाथ अच्छा है, स्किल्स हैं, उसी से ही मैरिज काउंसलिंग करानी है। हर कोई साइकोलॉजिस्ट मैरिज काउंसलिंग नहीं करता है, उसकी अपनी थ्योरीज हैं और उसकी अपनी स्किल्स हैं। मैरिज काउंसलिंग हाँ रिजल्ट देती है बहुतायत स्टेज पर, जहाँ इश्यूज छोटे होते हैं और जो आप दोनों की समझ में होते हैं, वह मैरिज काउंसलिंग रिजल्ट ऐसा देती है कि आपकी शादी को एक नई किक और एक नई डायरेक्शन देती है। लेकिन अगर सॉल्यूशंस बहुत लंबे हैं और बहुत लंबे स्टेज तक हैं, तो हो सकता है कि वो उतना काम ना करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपको जैसे अच्छा लगे आप मैरिज काउंसलिंग को परस्यू कर सकते हैं। दोनों चीज़ों में एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, आपने ट्रूथफुल रहना है, अपना 100% देना है और इस चीज़ पे स्ट्रांग रहना है कि मुझे अपनी शादी को चलाना है। इसमें कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, कभी भी चॉइस नहीं रखनी है कि मैं छोड़ सकता हूँ, मुझे इसे चलाना है। और यही ज़रूरी है एक मैरिज का बेस। मैरिज का मतलब दोनों पार्टनर का 100% है। मैरिज काउंसलिंग हेल्प करती है कि आप जब लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ना है, आप जब बात कर रहे हैं तो कैसे करना है, अपना पॉइंट रखना है तो कैसे रखना है, सही और गलत नहीं,
ये सोचना है कि हमारा कॉमन गोल क्या है, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है, और यही है मैरिज काउंसलिंग का बेस, यही है जो मैरिज काउंसलिंग करती है। मैं फिर किसी वीडियो में आपसे बात करूंगी कि उसकी टेक्निक्स क्या है और अगर आप मैरिज काउंसलर बनना चाहते हैं तो किन टेक्निक्स पे आपको काम करना चाहिए। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आपको अपने क्वेश्चंस के जवाब मिले होंगे, और फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगी। आपने जुड़े रहना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि मैं जब अपनी अगली वीडियो लेकर आऊँ जो मैरिज काउंसलिंग पे होगी तो आप उसको सुन पाएँ। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है जाने से पहले, और लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है यार, करते रहना है और मेरे से जुड़े रहेंगे। मैं डॉक्टर नेहा मेहता आपके प्यार के लिए आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ।